एक जमाना था जब भारत की इकोनॉमी कह सकते हैं कि बंद दरवाजों के पीछे चलती थी। फिर साल आया 1991 और अचानक सब कुछ बदल गया। तो आज हम बात करेंगे इसी बड़े बदलाव की कहानी के बारे में। एक ऐसा सफर जो हमें कंट्रोल से कंपटीशन तक ले गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी कि भारत को अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमिक सोच ही पलटनी पड़ गई? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को ना हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक 1991 से पहले का भारत और एक 1991 के बाद का। पहले क्या था? लाइसेंस राज का दौर, मतलब हर चीज पर सरकार का कंट्रोल। और फिर एक नया जमाना शुरू हुआ जहां मार्केट, कंपटीशन और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को खुली छूट मिली। और ये सिर्फ कोई पॉलिसी का बदलाव नहीं था, ये भारत की पूरी पहचान बदलने जैसा था। तो कहानी की शुरुआत करते हैं आज़ादी के ठीक बाद वाले भारत से। इसे हम कहते हैं नियंत्रण का युग। चलिए देखते हैं कि उस दौर में इकोनॉमी को लेकर सोच क्या थी। साल था 1948। भारत ने चुना मिक्स्ड इकोनॉमी का रास्ता। अब नाम तो मिक्स्ड था, लेकिन सच कहें तो इसका दिल समाजवाद की तरफ ही ज्यादा धड़कता था। असली मकसद था सोशल वेलफेयर और ये पक्का करना कि पैसा कुछ ही हाथों में न रह जाए। और इसके लिए सरकार को एक बहुत बड़ा रोल निभाना था। जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, उसी ने पूरी इकोनॉमी का खाका खींच दिया था। इंडस्ट्रीज को 4 हिस्सों में बांटा गया और आप देखिए, इनमें से 3 पर सरकार का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल था। मतलब ये शुरू से ही तय था कि भाई इकोनॉमी की बागडोर तो सरकार के ही हाथ में रहेगी। अच्छा, इन प्रोटेक्शन वाली पॉलिसीज के पीछे की सोच क्या थी? इसे समझने के लिए ये लाइन एकदम परफेक्ट है। सरकार एक ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट की तरह काम कर रही थी। वो अपनी घरेलू इंडस्ट्रीज को बाहर के कंपटीशन की धूप और हवा से बचाकर रखना चाहती थी, ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, बड़े और मजबूत हो सकें। और फिर आया साल 1956। ये इस कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस साल जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, वो इतनी जरूरी थी कि उसे भारत का आर्थिक संविधान तक कहा जाता है। इसने सरकारी कंट्रोल की पकड़ को और भी कस दिया। तो 1956 की इस पॉलिसी ने कंट्रोल को और मजबूत कैसे किया? इंडस्ट्रीज को 3 लिस्ट में बांट दिया गया। लिस्ट ए में 17 सबसे जरूरी इंडस्ट्रीज थीं जो पूरी तरह से सरकार के लिए रिजर्व थीं। लिस्ट बी में भी मेन रोल सरकार का ही था, यानी प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या बचा? सिर्फ बची कुछ इंडस्ट्रीज। और इसी पूरे सिस्टम से, इसी कंट्रोल से जन्म हुआ लाइसेंस राज का। ये एक ऐसा जाल था, आप सोचिए कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी को बिजनेस शुरू करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है या कोई नया प्लांट भी लगाना है, तो हर चीज के लिए सरकारी लाइसेंस चाहिए। और इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, लाल फीताशाही, करप्शन और एक ऐसी इकोनॉमी जो जैसे थम सी गई थी। दशकों तक यही सिस्टम चलता रहा। लेकिन फिर कहानी उस मोड़ पर पहुंची जब एक बहुत बड़े संकट ने इस पूरे सिस्टम पर ही सवालिया निशान लगा दिया। 1991 आते आते हालत इतनी खराब हो गई कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी विदेशी मुद्रा भंडार, लगभग खाली हो चुका था। इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस। अब ये एकदम साफ हो चुका था कि वो ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट वाला आइडिया बुरी तरह फेल हो गया था। बदलाव के सिवा अब कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। और इसी संकट की आग से एक नए भारत का जन्म हुआ। सॉल्यूशन के तौर पर सामने आई 1991 की नई इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे हम सब LPG रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। इन रिफॉर्म्स की नींव 3 बड़े आइडियाज पर रखी गई थी: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। आइए एक एक करके समझते हैं कि इन तीनों ने भारत की इकोनॉमी को आखिर कैसे बदल कर रख दिया। लिबरलाइजेशन, इसका सीधा सीधा मतलब था बंधनों को ढीला करना, आजादी देना। और सबसे बड़ा कदम था सालों से चले आ रहे लाइसेंस राज को खत्म करना। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खोल दिए गए। विदेशी कंपनियों को भारत में 51% तक हिस्सेदारी रखने की इजाजत मिल गई। मतलब अब वो कंट्रोलिंग ओनर बन सकती थीं। दूसरा था प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब था कि सरकार अब धीरे धीरे बिजनेस से बाहर निकलेगी। कई ऐसी इंडस्ट्रीज जो सिर्फ सरकारी कंपनियों के लिए रिजर्व थीं, उन्हें प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया और सरकार ने अपनी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचनी भी शुरू की, जिससे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। और तीसरा पिलर था ग्लोबलाइजेशन, यानी भारत की इकोनॉमी को दुनिया से जोड़ना। जो बंद दरवाजों वाली पॉलिसी थी, उसे छोड़ा गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आसान बनाया गया ताकि भारत भी ग्लोबल मार्केट का एक जरूरी हिस्सा बन सके। तो इन सारे रिफॉर्म्स की लेगेसी क्या रही? मतलब इनका भारत के इकोनॉमिक फ्यूचर पर क्या असर पड़ा?
ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एक नज़र में बता देती है। 1948 में एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी की नींव पड़ी। 1956 में लाइसेंस राज ने उसे और मजबूत किया। फिर 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स ने एक बिल्कुल नई दिशा दी, जिसे 2002 के कॉम्पिटिशन एक्ट जैसे कदमों ने और आगे बढ़ाया। इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत हमें कानूनों में देखने को मिलता है। पुराने कानून जैसे कि एमआरटीपी और फेरा, उनका मकसद था कंपनियों को रोकना और कंट्रोल करना, जबकि नए कानून जैसे कॉम्पिटिशन एक्ट और फेमा उन्हें बढ़ावा देने और मैनेज करने के लिए बनाए गए। ये सिर्फ कानून का बदलाव नहीं था, ये सरकार की पूरी सोच का बदलाव था, कंट्रोल से भरोसे की तरफ। तो कुल मिलाकर देखें तो ये भारत की इकोनॉमी का एक तरह से काया पलट था। ये सफ़र था प्रोटेक्शन से कॉम्पिटिशन का, लाइसेंस से आज़ादी का, और बंद दरवाज़ों से निकलकर पूरी दुनिया से जुड़ने का। और आखिर में ये सवाल छोड़ जाना ज़रूरी है, 1991 में जो नींव रखी गई थी, वो आज के भारत के इकोनॉमिक चैलेंजेस और मौक़ों को किस तरह से प्रभावित कर रही है, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी लिखी जा रही है।